राज स्मृति शो में आपका स्वागत है। ये हमारी स्पेशल सीरीज़ है इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, जो कि 8 मार्च को मनाई जाती है। और आज हमारे साथ हैं मिसेस उषा अवस्थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी समाज सेविका हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में, और इट्स एन ऑनर टू हैव यू। आप इस उम्र में भी इतनी एक्टिव हैं, इतना कुछ कर लेती है। सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या राज है इतना एक्टिव रहने का? एज होती है जी, शरीर बूढ़ा बूढ़ा होता है पर मन और दिमाग नहीं बूढ़ा होता। बिल्कुल, बहुत सुंदर कहा। तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहें तो लगता है कि अब हाँ अभी हैं। जी, कुछ नहीं करने से मनहूसियत होती है, मन नहीं लगता है। बच्चों के साथ में काम करने से लगता है कि अपना बचपन लौटा है। बिल्कुल, तो इसलिए एक्टिव रहती हैं आप। तो इसी इसी सोच से बच्चों के साथ में ये उम्मीद संस्था के साथ में। जी हाँ, तो उसी पे मैं आ रही थी कि उम्मीद संस्थान के साथ आप जुड़ी हुई हैं। आपने बरसों से उसके लिए काम किया, मेरे ख्याल से 20 साल से ऊपर हो चुका है इस संस्था को। मैंने ज्वाइन किया था 2023 में। 2023 में तब कुछ भी उम्मीद कुछ भी नहीं, 4-5 लोग हम लोग काम करते थे बलबीर के साथ में। सिर्फ ब्लड डोनेशन का काम होता था जी। धीरे धीरे परिवार बढ़ता है, जैसे हम उम्मीद का भी परिवार बढ़ता है धीरे धीरे कुछ कुछ। फिर हम लोगों ने HIV लोगों के लिए काम किया, और HIV का काम करते करते मैंने सोचा कि एक कुछ बड़ा काम करना चाहिए। तो एक हम लोगों ने 100 मीटर 1 किलोमीटर के करीबन क्लॉथ बिछाया उसका। अच्छा, जो कि आई थिंक गिनीज बुक में जिसका नाम गया था। तो वो बिछाया और शहर के स्कूली बच्चों से उन्होंने हाथ से प्रिंट करके उसको पूरा लाल किया, और गिनीज बुक वाले आए, उन्होंने एक एक स्टेप एक एक इंच नाप करके फिर हम लोग को रिकॉर्ड किया। वो बहुत ही सुंदर रिकॉर्ड था, और मुझे लगता है आज तक किसी ने उस तरह का रिकॉर्ड कायम नहीं किया है। और इसी बीच में लिम्का वाले भी आ गए थे जी, तो लिम्का बुक में भी हम लोग का नाम है। वहाँ से थोड़ा ज़्यादा लोग जुड़ने लगे। जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो कुछ कुछ काम और बढ़ने लगे। फिर नगर निगम ने हम लोग पहले अपने ये माइग्रेंट्स के लिए सड़कों में टेंट बिछा करके उनको शेल्टर देते थे। हाँ, आई थिंक वो चाय सेवा भी होती थी, चाय सेवा भी होती थी, कंबल सेवा भी होती थी। पर उसमें देखा कि सहूलियत नहीं है जी। जितनी सहूलियत हम लोग देना चाहते हैं उतनी सहूलियत नहीं दे पा रहे हैं। तो नगर निगम ने अपने शेल्टर होम हमको, आज हम लोग के पास में 8 शेल्टर होम हैं। वाओ। और उसमें करीब करीब एक शेल्टर होम में 100 150 लोग, उनको बेड मिलता है, ओढ़ने के लिए है, बात नहा भी लेते हैं। और जिया मऊ के शेल्टर होम में हम लोग रात का खाना भी देते हैं। एक तरह से उनका पूरा रख रखाव होता है, सारी चीजें, सारी सहूलियत कम से कम सेफ है। नहीं तो क्योंकि सड़क में रहते थे तो कभी उनके पैसे चोरी हो गए, कभी कुछ हुआ, कभी एक्सीडेंट हो गया, पानी बरस रहा है, भीग रहे हैं, तो अब कम से कम इतना उनको आसरा मिल गया। हाँ, एक आसरा मिल गया, सही बात। तो आप बचपन से समाज सेवा करनी चाहती थी, कैसा था आपका बचपन? ऐसा था कि मैं तो बहुत छोटे से शहर से, बांदा से मैं पैदा हुई थी। मेरे फादर जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, उसी में उन लोगों ने मार के बचपन भर ये देश ऋणी है, मैं कहूँगी, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे। आज जो जिस आज़ादी से हम रह रहे हैं, जो जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का त्याग है, उन सभी लोगों का बलिदान है, जो आज का भारत हम देख पा रहे हैं। तो आई एम श्योर आपका बचपन बहुत वो रहा होगा। बट और सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी, हमारे नाना हम लोग को लेकर के आ गए, वहाँ पे पढ़ाई करी, फिर जितना पढ़ना चाहते थे उतना नहीं पढ़ पाए। अच्छा।
उन दिनों शादी बहुत जल्दी हो जल्दी जाती थी। थी जी। जल्दी शादी हो गई, जल्दी बच्चे हो गए। तो एक अफसोस था कि कुछ पढ़ करके कुछ बनना था। जी तो मैं दिमाग में यही था कि हम नहीं कर पाए तो कम से कम हमारे बच्चों को कराएंगे। हर माँ का एक वो सपना होता है कि हम जो नहीं कर पाए कम से कम हमारे बच्चे वो कर लें। तो फिर जैसे जिद होती है, जैसे जुनून होता है, उसमें भगवान की दया थी, सब बच्चे अच्छे निकल गए। जी जी। और फिर हम लोग उड़ीसा में रहे, कभी एमपी में रहे, कहीं छत्तीसगढ़ में रहे। तो वहाँ की जो महिला समाज की समिति होती, प्राइवेट समिति थी, उसमें मैं काम करती रही। और बोकारो की समिति में तो मैं 9 साल तक उसकी जॉइंट सेक्रेटरी थी। बोकारो में हमारी जो प्रेसिडेंट थी शी वाज रशियन। ओके। बहुत स्ट्रिक्ट, तो डॉट में काम चाहिए था। तो वो डिसिप्लिन शायद थोड़ा सा उनसे हमको सीखा आपने। और लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए। फिर कानपुर में रहे। कानपुर में भी क्योंकि जब आप ये सब करने लगे तो घर में खाली बैठे मन नहीं लगता। सही बात है। तो मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया। अच्छा। और विद्यार्थी परिषद की कानपुर की मैं वाइस प्रेसिडेंट थी। वाओ। वहाँ से छोड़ करके लखनऊ आए। लखनऊ में वो बलबीर मिल गए। बलबीर के साथ में उम्मीद फाउंडेशन की शुरुआत हुई। और जैसा कि आपने बताया कि 2003 में इसकी शुरुआत हुई और ब्लड डोनेशन कैंप और HIV पेशेंट्स और उस तरह से हुआ। आज क्या काम कर रही है उम्मीद फाउंडेशन? आज हम लोग एक तो शेल्टर होम चला रहे हैं जी, और दूसरा सबसे बड़ा काम जो आंखों में गड़ता था, सड़क में चलने के टाइम पे ऐसा लगता था कि आंखों में बुरा लग रहा है। बच्चे छोटे छोटे नादान बच्चे जो हैं भीख मांगते थे और लोग बोलते थे भागो भागो, उनको दुत्कारते थे। वो बेचारे गाड़ियों के पीछे वो दौड़ते रहते थे। वो अच्छा नहीं लगता था। तो हम लोगों ने उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा है जी। तो उनको पढ़ाना शुरू किया और हम कृतज्ञ हैं योगी जी के जी कि उन्होंने उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी अपने यहाँ बुला करके स्कॉलरशिप भी अनाउंस करेगी। उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी देगी। एंड आई थिंक उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। और चाहे वो गवर्नर मैम हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर सर हो, सभी का बहुत योगदान और प्रोत्साहन रहा है। का भी बहुत वो तो अपने बच्चों को जैसे उनको मानती है। बिल्कुल। आज उनकी वजह से 26 जनवरी में उम्मीद की परेड निकली थी, झांकी निकली थी। दूसरा काम हम लोग कर रहे हैं, मंद बुद्धि की लेडीज हैं जी, जिनको सड़क में लोग छोड़ जाते हैं। बूढ़ी औरतें हैं, बेटे ने घर से निकाल दिया, कहाँ जाए, सड़क में है, तो पुलिस वाले हम लोग के पास ले आते हैं। तो उन मंद बुद्धि का भी हम लोग एक सेंटर चलाते हैं, आश्रम चला रहे हैं। पहले शुरू किया था हम लोगों ने यहाँ पे उजड़िया गांव है, उजड़िया गांव में हम लोगों ने सबसे पहले सेंटर शुरू किया था, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, अभी कितने बच्चे हैं हमारे साथ? हमारे साथ कम नगाम में भी हैं, यहाँ भी करीबन 250-300 बच्चे तो हैं। 250-300 बच्चे हैं और ये बहुत बड़ा काम है। मतलब इन 300 बच्चों का जो भविष्य आने वाले टाइम में होने वाला है, उसके लिए वो हमेशा जिंदगी भर उनका आभार रहेगा। हमारे तो बच्चे बन गए, पर कम से कम ये भी बच्चे हिंदुस्तान के हैं ना, कल को ये भी बड़े नागरिक बनेंगे, तो ये इनका भी भविष्य उज्जवल हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये सोच एक स्वतंत्रता सेनानी के घर से ही आ सकती है कि ये सारे बच्चे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, वरना हम अपने ही बच्चों में उलझे रह जाते हैं। बहुत कम सोचते हैं कि जो भी बच्चे हैं, चाहे किसी को भी हो, वो देश के बच्चे हैं। ये भी नहीं है, उजड़िया में तो सारे काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी जी, तो ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि इन्हीं को वो करना है, कौन किस कम्युनिटी से। तो जितना हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है, उम्मीद लोगों ने बहुत माना और बहुत, मैं लखनऊ वासियों को बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देती हूँ
कि बहुत सारा डोनेशन से ही काम चला, काम चलता है, सही बात है। क्योंकि सरकारी पैसा कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, पर ये सारा काम जो है डोनेशन पे होता रहता है। और बिल्कुल एक उम्मीद, मुझे लगता है एक नई उम्मीद की तरह है लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। अगर हम बच्चों की बात करें या और महिलाओं की बात करें, हर को वो सेवा देने की कोशिश करते हैं कम से कम, क्योंकि बच्चों पढ़ाई तो ठीक है, देखिए आजकल 10th पास कर लिए, 12th पास कर, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, तो चाह रहे हैं कि उनको कुछ स्किल मिल जाए जिससे अपना काम कर सकें। क्या उम्र होगी आपकी, अगर हम पूछ सकते थे? 80। तो आपने मतलब क्या ही कहूँ कि पूरा इंडिपेंडेंस के टाइम से आपने चीज़ें देखी हैं और तब की आपकी पैदाइश है। तो उस समय जो महिलाओं का जो स्थिति होता था, हाँ, और आज जो है बहुत शोषण था। शोषण बाहर, पब्लिक शोषण तो था ही था, घर में बहुत ज़्यादा वो था। एक तो दहेज का बहुत था जी, दहेज प्रथा बहुत प्रेवलेंट, बहुत ज़्यादा थी दहेज प्रथा। पर्दा था, लेडीज़ घर से, अच्छा इवन खाने में भी डिफ्रेंशिएट होता था जी। लड़कियों को घी के पराठे नहीं देने हैं, लड़कों को घी के पराठे, मलाई, दूध, लड़कियों को नहीं मिलेगा। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, लड़कों को स्कूल भेजा जाता था, हर तरह से एक वो होता था। लड़कियों को एकदम सोचते थे कि बोझ है, हो गई है। तो उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ी अवेयरनेस आ गई और अब तो लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। जी जी। और मुझे तो लगता है, मैं तो यही कहूँगी, आज लड़कियाँ ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। पढ़ाई में भी देखिए, स्कूल में भी देखिए, लड़कियों के अच्छे नंबर आते हैं, लड़के। और आज के ज़माने में सबसे ख़राब बात हुई है कि मोबाइल दे दिए सब बच्चे। हाँ, अब आप तो यूट्यूब से जुड़े हैं, यूट्यूब में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी, हर तरह का कंटेंट है, कोई रेगुलेशन नहीं है। कोई रेगुलेशन नहीं है। कम से कम यूट्यूब वालों को बहुत वैसा चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। सही बात है, क्योंकि 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा कुछ समझता तो है नहीं। जी जी जी। और वो इस बचपन में जो दिमाग में चला जाता है, वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू। बहुत यूट्यूब के वैसे किड्स वर्जन भी है, बट होता है कि जब माँ बाप मोबाइल दे देते हैं तो आप अगर पेरेंटल कंट्रोल नहीं लगाया तो कुछ भी बच्चा देख सकता है। वो एक ओपन वर्ल्ड है। यूट्यूब एडल्ट भी आप देखते हैं, यूट्यूब किड्स भी आप देखते हैं, तो हर तरह से वो है। तो आज के मायने में महिला सशक्तिकरण क्या है आपके लिए? देखिए, आज किस क्षेत्र में महिला नहीं है? हम लोगों के टाइम पे बहुत हजारों में एक लेडी जो थी गाड़ी चलाती थी जी। अब तो कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो गाड़ी नहीं चलाती। पहले बोल नहीं सकती थी, आज सर अपनी लड़कियां अपने फादर को कह सकती कि नहीं, हम आप ये कह रहे हैं, नहीं हम हमारा मन है, डिसाइड कर सकते हैं शादी करना है नहीं करना है। और आज बेस्ट डॉक्टर्स भी हैं, बेस्ट हर क्षेत्र में बिल्कुल इंजीनियर्स भी हैं, नाम कमा रहे हैं। तो अभी भी विमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, अभी भी उसकी ज़रूरत है। देखिए कि हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। नहीं, स्टेज पे पहुंच तो चुके हैं, पर एक मुझे लगता है एक छूट होती है जी, एक मर्यादा के साथ छूट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मर्यादा टूट रही है। आज जॉइंट फैमिली खत्म हो रही है, बहुत रेयर देखेंगे जॉइंट फैमिली। मुझे जो बुजुर्ग हैं वो अपने को निगलेक्टेड समझते हैं, क्योंकि वाइफ भी काम कर रही है, हस्बैंड भी काम कर रही है, अगर बच्चे बड़े हैं वो भी काम कर रहे हैं, सब बिजी है। और देखिए, इस हम लोग की एज में ना अच्छा खाना चाहिए, ना कोई अच्छे कपड़े चाहिए, ना घूम सकते ही नहीं, एक साथ चाहिए, बहुत सही, वो नहीं मिल पा रहा। तो एम्पावरमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, और देश की लड़कियां आगे बढ़ भी रही हैं, अच्छी बात है। पर कम से कम अपनी गृहस्थी भी छोड़ देखिए। और आप उसका मुझे लगता है एक लिविंग एग्जाम्पल है। आपने अपनी गृहस्थी भी संभाली, अपने बच्चों को भी परवरिश दी, और सब बहुत ही अच्छे मुकाम पर हैं।
और साथ ही साथ आप जो समाज के लिए करना चाहती थी, जो आप देना चाहती थी समाज को, जो भी कर सकती थी आपने हमेशा से किया। कभी अपनी शादी को या बच्चों को एक्सक्यूज़ नहीं बनाया कि इनकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई। ये है एक्सक्यूज़ बनाना बहुत सरल है। अगर आप कुछ ठान लें कि मुझे ये करना है, जी, तबीयत खराब होने पर भी कुछ भी करने में आदमी करता है। तो आपकी अगर दृढ़ इच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेजी बन करके पड़े रहो। अब आप कितनी रामायण पढ़ोगे, कितना सुंदर कांड पढ़ोगे, कितनी पूजा करोगे, एक उसकी भी लिमिट होती है। और वो भी जब अपने जीवन में आप नहीं उतार रहे हैं तो आई थिंक उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर रामायण में दी हुई शिक्षाएं आपके अपने जीवन में नहीं उतारी। रामायण आप कितने बार पढ़ेंगे, गीता आप कितने बार पढ़ेंगे, 2-4 बार समझ तो गए, तो रिपीटेशन। वही मैं कह रही हूँ कि एम्पावरमेंट और होना चाहिए, लड़कियों को और इनकरेज करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं कि समाज एक बराबरी का समाज हो जाए, और अभी भी जो इश्यूज़ होते हैं या बहुत सारी महिलाएं फेस करती हैं, चाहे वो गरीब वर्ग से हो या अमीर वर्ग से हो, आई थिंक चैलेंजेस कहीं ना कहीं सबके रहते ही हैं। देखिए लड़कियों तो को क्या कर सकते हैं? लड़कियों को सिखाना, इतना उनको मजबूत करना पड़ेगा कि वो अपनी बात रख सके, चाहे अपने हस्बैंड के सामने हो, चाहे अपने सास ससुर के सामने हो, चाहे अपने पेरेंट्स के सामने। कभी कभी पेरेंट्स लोग सास ससुर की बात करते हैं, कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं नहीं, या तो उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है तो वो इतना नहीं पढ़ाना चाहते हैं। जी जी, बच्चे लड़कियां पढ़ना चाह रही हैं, नहीं पढ़ा पा रहे, और तुम क्या करोगे, टीचर बन जाओ। वो ये मतलब लेना चाहती है, साइंस सब्जेक्ट लेना चाहती है, नहीं आर्ट्स सब्जेक्ट ले लो। आई थिंक वो किया जाता था कि चलो अगर तुम टीचर बन जाओगी तो घर भी संभल जाएगा, बच्चे भी पल जाएंगे, भले तुम्हारा मन हो चाहे नहीं हो, वही काम कर लो। पहले के लोग देखिए, बच्चे तो आज की जनरेशन में चलिए दो हो रहे थे, एक हुआ, पर पहले की जनरेशन में 7-7, 8-8 बच्चे होते थे। जो सबसे बड़ी लड़की होती थी वो दूसरी माँ होती थी। हाँ, वो बाकी बच्चों को पाल लेती थी। वो दूसरी, सही कहा। तो उसका बड़ी लड़की का तो वैसे ही कुछ सही नहीं होती थी। सही। ऐसे मोदी जी काफ़ी कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आई हुई है, महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए भी काफ़ी सारी स्कीम्स आए हुए हैं, MSMEs में स्टार्ट। जैसा जिसकी जिस तरफ वही हम चाहे, जो अपने बच्चों के लिए हम सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं कि 12th पास कर लें या एक आर्थिक रूप से कम इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने खर्चे तो कम से अपने खर्चे सब उठा सके। बहुत सही कहा आपने कि एम्पावरमेंट तभी आएगा जब आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने खर्चे उठा सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो चलते चलते आप युवाओं को, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स से, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो अपने रास्ते से ना भटके और अपने लक्ष्य की ओर चलते जाए? लोग कहते हैं लड़के खराब हैं, पर ऐसा नहीं है जी। बैलेंस दोनों को रखना पड़ेगा। लड़कियों को भी उतने अपनी मतलब अपनी लिमिट पे रहना, संयम रखना होगा, बैलेंस मेंटेन करना होगा। लड़कों को भी लिमिट पे रहना पड़ेगा, तभी समाज सुधर सकता है। बहुत सही कहा। ऐसा है कि आजकल फैशन बन गया है, संस्कार एक शब्द ऐसा बन गया कि फैशन है जी। जितने मॉडर्नाइज लोग भी हैं वो संस्कार की बात करते हैं। बात तो करते हैं, पर क्या वो साकार करते हैं? क्या वो देखते हैं कि क्या करना चाहिए, उसमें कहीं लैकिंग तो नहीं? सही बात है। और लैक होता है। संस्कार की मुझे लगता है अपनी अपनी परिभाषा है, जिसको जैसे मन करता है प्रभाषित कर देता है। एक ऑनर फील करते हैं संस्कार बोल करके। आपकी नज़र में संस्कार क्या है? क्या हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनके क्या संस्कार होने चाहिए? एक तो अपने जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे उनको बहुत वफादार होना चाहिए। ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑनेस्टी होनी चाहिए। अब जितना आपको काम दिया गया है आप मन से करें। ये नहीं कि आप ऑफिस गए और वापस आ गए। सरकार अपने हिंदुस्तान का पैसा है, उसको व्यर्थ न जाने। संस्कार है आप
बूढ़े माता पिता की माता पिता की सेवा करें हमेशा। सेवा में अकेले खाना और कपड़ा और रहना नहीं होता। हाँ, साथ की जो आप बात कर रही थी, साथ की बात होती है। उनको ये नहीं लगे कि हम अकेले, साथ दें, एक सम्मान दें, एक प्यार दें, सम्मान दें। बहुत लोगों को देखा है कि अब बूढ़े होने में शक्लें खराब होंगी, लोग मिलवाना नहीं चाहते लोगों से। बहुत सारे हमने देखा कि माँ बाप को यही नहीं कहते कि ये हमारे पेरेंट्स। अच्छा, कहीं ना कहीं वो भावना रहती है कि हमारे पेरेंट्स मॉडर्न नहीं है या मॉडर्न कपड़े नहीं पहनते, इस वजह से नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत होता है। अच्छा, समाज में आप जाइए, बहुतों का होता है। बिकॉज एक तो अब वो पहले होता था कि फैमिली पार्टीज बहुत होती थी, पार्टीज या उसको आयोजन कहिए, नहीं तो देखिए तो एज ग्रुप ही बढ़ गया है। फैमिली पार्टी होती थी तो उसमें ये लोग अपनी बात लोगों से कह सकते थे जी। आज अपनी बात कहने के लिए कोई है नहीं। न्यूक्लियर फैमिली हो गई, आधे बच्चे बाहर चले गए जी। और जो है भी मुझे लगता है पार्टीज बढ़ चुकी हैं, अपने अपने एज ग्रुप, बच्चे अपने एज ग्रुप में करते हैं, बड़े अपने एज ग्रुप में करते हैं। अब हमसे कहे कि अभी 16 साल के बच्चे से भाई समझा देंगे, वो कुछ बातें बता देंगे, पर उनके लेवल की बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, हमारा IQ लेवल या सोच आजकल का बच्चा नहीं समझ सकता, बहुत आगे है। दे आर वेरी वेरी जीनियस। हमसे 10 गुना, हम लोगों ने जो बचपन में जैसे थे उससे आजकल 10 गुने आगे हैं लोग। तो हम उनकी बात समझ भी नहीं पाते। तो वो आई थिंक मुझे वो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे हैं, बट अगर संस्कार की जो आप बात करी थी, संस्कार की हम बात करें तो आपका जो जनरेशन है वो उसमें ऊंचे नंबर पे था। कुछ अच्छे चीज़ सब जनरेशन में थे, कम होता है, पर उनकी बातें हम लोग के सिर के ऊपर चली जाती हैं। बहुत अच्छा लगा उषा जी आज आपसे बात करके। आप इसी तरह से काम करते रहिए, समाज को सुधारते रहिए, गरीब बच्चे हो चाहे जो भी हो, सबके लिए आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं और सब आपको बहुत प्यार करते हैं, अम्मा की तरह मानते हैं। तो आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बहुत मिला, अपनों से भी मिला, बाहर वालों से भी। थैंक यू सो मच।